बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स किसी परेशान हाल की मदद करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए 73 मग़फ़िरत लिखेंगे और उसमें से एक मग़फ़िरत उसके तमाम कामों की इस्लाह के लिए काफ़ी है और बाकी जो 72 मग़फ़िरत होंगी वो क़यामत के दिन उसके दर्जात होंगे। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 का अगला टॉपिक, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़ टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। जो हमारे पास इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है दैट इज़ टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। बच्चों हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके अंदर हम राइट एंगल्ड प्रिज्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम लाइट की बीम को 90 या 180 की डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर सकें। जिसकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसा कि कैमरा हमारे पास है, बाइन्यूक्लर्स है हमारे पास पेरिस्कोप है, हमारे पास टेलीस्कोप है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर हम राइट एंगल्ड प्रिज्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो हमारे पास बच्चों राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है ना, वो इस तरह का होता है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल्स होती हैं, एक ये वाली और दूसरी बिल्कुल इसके बैक साइड पे ये वाली आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है क्योंकि ये आपको फ्रंट साइड पे तो ये वाली सरफेस नज़र आ रही है, लेकिन इसकी बिल्कुल बैक साइड पे एक और इस तरह की ट्रायंगल बन रही होती है। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रा किया हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक जो एंगल है वो बच्चों हमारे पास 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री के होते हैं। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं कि इसके अंदर जो टोटल एंगल है उसका सम कितना होता है, वो हमारे पास कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। अगर मैं टोटल एंगल्स की बात करूं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो मेरे पास वो जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो मेरे पास 180 होता है। तो बच्चों इसी हम राइट एंगल्ड प्रिज्म को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इस राइट एंगल प्रिज्म के अंदर जो लाइट है वो कितने एंगल में बेंड हो रही है। तो बच्चों हमारे पास ये एक लाइट की रे आ रही है जो कि इस राइट एंगल प्रिज्म की इस सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी लाइट की रे हमारे पास किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है उसके अंदर किसी किस्म की भी बेंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइट की रे इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो हमारे पास जो इसकी बेंडिंग होती है वो ज़ीरो होती है, ये बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। और जैसे ये लाइट की रे हमारे पास इस सरफेस से टकराती है, ये तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये सरफेस है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो जैसे ये लाइट की रे इस सरफेस से टकराती है तो हमारे पास वो बच्चों 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये लाइट की रे इस सरफेस से टकराती है तो ये 90 के एंगल पे बेंड हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो 90 के एंगल पे बेंड होकर इधर नीचे आती है तो यहाँ पे फिर अगेन वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, इसलिए वो बगैर बेंड हुए सीधी गुजर जाती है। अब जो इस प्रिज्म के अंदर हमारे पास बच्चों जो रिफ्लेक्शन हुई है वो हमारे पास 90 डिग्री की हुई है। तो चलो बच्चों इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो रिफ्लेक्शन है ये 90 डिग्री पे कैसी हुई है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखें हमारे पास ये जो लाइट की रे है जैसे ये यहाँ से जा रही है तो ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो इस रे का इसके साथ जो एंगल बनेगा वो मेरे पास 90 डिग्री का बनेगा। बच्चों आपने याद रखना है जब भी हमारे पास दो साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दरमियान हमेशा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइट की रे है ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारे पास जो इनके दरमियान एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब जिस पॉइंट पे इस रे ने स्ट्राइक किया वहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा भी हुआ है। अब ये मैंने इस पे एक नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है। अब ये जो मेरे पास लाइन है ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो बच्चों इस लाइन का इस सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा ये मेरे पास 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये इस सरफेस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका जो एंगल बनेगा टोटल वो मेरे पास कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास अगला हाफ एंगल मेरे पास बच्चों कितने का होगा
45 डिग्री का। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टोटल एंगल है मेरे पास वो 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ तक जो मेरे पास एंगल बना हुआ वो मेरे पास 45 का है, तो बाकी मेरे पास एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। आपने एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो गिलास का क्रिटिकल एंगल है बच्चों वो 42 डिग्री है। हमारे पास जो गिलास का क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है। तो जब भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है, जब भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट वो बढ़ जाता है हमारे पास क्रिटिकल एंगल से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो हमारे पास जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट होकर अगेन उसी मीडियम में आ जाती है। तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल एंगल 42 है, लेकिन हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना है? 45 है, 45 है। इसलिए हमारे पास किसी किस्म की रिफ्रैक्शन नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट होकर लाइट उसी मीडियम में आ जाती है। और इसके अलावा एक और बात कि हमारे पास रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के अंदर जितना हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है बच्चों, उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 है तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 ही होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल बेंडिंग है वो कितने की हुई है? वो हमारे पास बच्चों 45 + 45 90। तो हमारे पास जो टोटल बेंडिंग है वो कितनी डिग्री की हुई है? 90। तो यही हमने इसके अंदर प्रूफ करना था कि हमारे पास जो लाइट की रे है अगर वो इस मीडियम से, अगर वो हमारे पास इस सरफेस से टकराती है तो उसके अंदर बेंडिंग कितने की होती है बच्चों? हमारे पास 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी। सिमिलर अब हम इस डायग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी लाइट की रे एक जा रही है, ठीक है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। सिमिलर तो यहाँ पे लाइट की रे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में अगेन आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो इस सरफेस पे अगेन स्ट्राइक करेगी तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगेन इसके अंदर जो फिनोमेना होगा वो भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। दोबारा जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। और इसी तरह क्योंकि ये लाइट की रे अब इस पे परपेंडिकुलर है तो ये बगैर बैंड हुए बाहर चली जाएगी। अब इसके अंदर जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है आपको नज़र आ रहा है वो 180 की हो रही है। ठीक है, लाइट की रे ऐसे गई है, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, फिर अगेन रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ से हमें वैसे ही आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर जो बेंडिंग हमारे पास हो रही हो बच्चों 180 की हो रही है। लेकिन चलो इसको हम अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करके समझ लेते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं सेम उसी तरह। यहाँ पे हमारे पास 90 है, ये 45 है बच्चों, ये एंगल कितना का होगा हमारे पास? ये भी 45 का होगा। अगर हमारे पास ये 45 का है और नॉर्मल के साथ इस साइड का एंगल 90 का होता है, अगर ये 45 है तो ये भी मेरे पास कितने का होगा? 45 होगा, क्योंकि टोटल एंगल मेरे पास 90 का बन जाएगा। सिमिलर अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूं तो वो भी मेरे पास 95 का होगा, क्योंकि जितना मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतनी मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो मेरे पास रिफ्लेक्शन है ये 90 डिग्री की हुई है। सिमिलर अगर यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो बच्चों इस परपेंडिकुलर लाइन का इस सरफेस पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? इस पे बनेगा 90 का। तो अगर 45 हमारे पास ये हो, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा बच्चों वो भी 45 डिग्री का होगा। सिमिलर हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होता है, वो भी मेरे पास 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास ये जो रिफ्रैक्शन हो रही है बच्चों, हमारे पास ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है ये भी हमारे पास 90 डिग्री की रिफ्लेक्शन हो रही है। तो इस तरह हमारे पास 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमारे पास बच्चों टोटल जो इसके अंदर रिफ्लेक्शन हुई है वो हमारे पास 180 डिग्री की हुई है। तो यही हमने इसके अंदर बच्चों प्रूफ करना था कि हमारे पास टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है। इसके अंदर जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही होती है वो हमारे पास 90 की भी हो रही होती है, 180 की भी हो रही होती है। अब हमारे पास बच्चों जो 90 की रिफ्लेक्शन हो रही होती है वो हमारे पास पेरिस्कोप के अंदर हो रही होती है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे पास जो पेरिस्कोप होता है उसके अंदर हम राइट एंगल प्रिज्म को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो लाइट की रे है वो 90 पे बेंड हो रही होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सब मरीन होती हैं, बहुत सारी हमारे पास जो शिप्स हैं वो पानी के अंदर चल रही होती हैं, तो उनके अंदर हम इस पेरिस्कोप को इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी मदद से हम बाहर वाली सरफेस पे आने वाली चीज़ों का
पता लगा सकते हैं। सिमिलर हमारे पास जो राइट एंगल प्रिज्म जिसके अंदर हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो बच्चों 180 की हो रही होती है, इसको हम बाई न्यूक्लियस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको भी हम दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। बच्चों ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर होता है बिल्कुल हेयर साइज़ के छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, रेशे से होते हैं, जो कि ग्लास और प्लास्टिक के बने होते हैं, जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है और यही लाइट सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। ये बच्चों बिल्कुल छोटे छोटे रेशे से होते हैं, जैसे एक इंसानी बाल होता है, इस तरह इतनी इसकी मोटाई होती है, जिसके अंदर जो लाइट है वो ट्रैवल करती है और हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो बच्चों आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास इसकी ये एक्सटर्नल लेयर है, ये वाली, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये डबल लाइंस के अंदर। बच्चों इसको हम क्लैडिंग कहते हैं। ये भी हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो लाइट की बैंडिंग है वो बहुत कम हो रही होती है। और हमारे पास जो इसका इंटरनल पार्ट है, इंटरनल लेयर है, इसका अंदरूनी हिस्सा हमारे पास, इसको हम कोर कहते हैं बच्चों। ये भी हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो लाइट की बैंडिंग हो रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, इसमें जो लाइट के अंदर चेंज आ रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों हमारे पास वो होता है 1.53 और हमारे पास इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो हमारे पास होता है 1.39। अब ये तो थी बच्चों इसकी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। आगे हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये एक रेयर मीडियम है, यहाँ से लाइट की रेख जा रही है, ये लाइट की बीम जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है। अगर यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करके देखें, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया है, अगर हम ये नॉर्मल ड्रा करके देखें तो हमारे पास जो इस इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा होता है हमारे पास, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन रहा होता है बच्चों। जो हमारे पास ये लाइट की रे आ रही होती है वो इस जगह पे जो स्ट्राइक करती है, जो इसका नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो ये हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास जो लाइट की रे है ये रिफ्रैक्ट नहीं होती कहीं भी, बल्कि रिफ्लेक्ट होकर अगेन उसी मीडियम में वापस आ जाती है। सिमिलर जब लाइट की रे यहाँ आती है तो यहाँ पे फिर स्ट्राइक करती है, तो इसका फिर जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा होता है वो भी हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारे पास लाइट अगेन रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाती है। और इसी तरह ये इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करते करते दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। और इसी तरह हमारी जो इन्फॉर्मेशन भी है बच्चों वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर जाती है। अब हम इसके यूजेस की बच्चों बात करें तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये हमारे पास जितने भी कम्युनिकेशन मीडिया हैं उसके अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी वजह यह है बच्चों कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके अंदर जो स्पीड होती है डेटा की, ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जो इसकी या डेटा को रिसीव करने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं और उसको सेंड भी कर सकते हैं। बच्चों आगे हम बात करते हैं हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज़ लाइट पाइप। बच्चों हमारे पास जो लाइट पाइप है ये हमारे पास हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स के एक बंडल पर मुश्तमिल होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो लाइट पाइप है ये हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर के एक बंडल पर मुश्तमिल होता है, जिसको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उन प्लेसेस तक लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उन प्लेसेस तक लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए जहाँ पे हम डायरेक्ट लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, लाइट पाइप को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर किसी डॉक्टर ने हमारी बॉडी का इनसाइड व्यू करना है तो वो इस लाइट पाइप को यूज़ करते हुए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को देख सकता है, उसकी पिक्चर्स को देख सकता है। इसी तरह हमारे पास बच्चों ये जो लाइट पाइप है ये इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे एक इमेज को ट्रांसमिट किया हुआ है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के तहत इस पाइप लाइन के थ्रू ऐसे जाएगी हमारे पास ये इमेज, और जब यहाँ तक पहुँचेगी तो इस लेंस के ज़रिए हम इसको सीधा देख सकते हैं। जो हमने इमेज को ट्रांसमिट किया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इन्वर्टेड ए लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपको इन्वर्टेड ए नज़र आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही
ये हमारे पास इस लेंस के सामने आया तो इसने हमें सीधा करके दिखा दिया। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो लाइट पाइप है इसको हम इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आगे हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज़ एंडोस्कोप। आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास एंडोस्कोप क्या होती है। बच्चों हमारे पास जो एंडोस्कोप है ये एक हमारे पास ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स की सर्जरी करने के लिए, उनकी तशखीस करने के लिए, वहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों इसका बहुत छोटा साइज़ होने की वजह से इसको मुंह के ज़रिए अंदर दाखिल किया जा सकता है और बाद में डिफरेंट पार्ट्स की सर्जरी भी की जा सकती है। हमारे पास डिफरेंट तरह की एंडोस्कोप्स होती हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब हमारे पास एक एंडोस्कोप होती है जिसको हम गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं, जो कि हमारे पास स्टमक के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हमें स्टमक के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है या स्टमक के अंदर हमने किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशंस करनी है, उसके लिए जो हम एंडोस्कोप यूज़ करेंगे हम उसको गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। सिमिलर अगर हमारे पास ब्लेडर के अंदर किसी किस्म का कोई मसला है, ऑब्जर्वेशंस करनी है, कुछ तशखीस करनी है, तो उसके लिए जो हम एंडोस्कोप इस्तेमाल करेंगे बच्चों हमारे पास सिस्टोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। तो सिमिलर अगर हमारे पास थ्रोट के अंदर, गले के अंदर कोई इन्फेक्शन है, गले के अंदर कोई मसला है, तो उसके लिए जो डॉक्टर एंडोस्कोप इस्तेमाल करेंगे बच्चों वो हमारे पास ब्रोंकोस्कोप होता है। एंडोस्कोपी की बात करें तो हमारे पास एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिसके अंदर हम इनमें से किसी किस्म की भी कोई एंडोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम किसी किस्म की भी एंडोस्कोप इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एंडोस्कोपी कहलाएगा। आगे हम इसकी वर्किंग की बात करें तो हमारे पास जो एंडोस्कोप होती है उसके अंदर दो तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स लगे होते हैं। अब एक ऑप्टिकल फाइबर लाइट की रे को बॉडी के अंदर लेकर जाता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमें स्टमक का मसला है तो हमारे पास जो एक ऑप्टिकल फाइबर है वो लाइट को सीधा स्टमक पे फॉल करेगा और जो दूसरा हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होता है तो वो हमारे पास उस लाइट की रे को वापस लेकर आ जाएगा और जिसको बाद में फिजिशियंस या डॉक्टर्स लेंस के थ्रू देख सकते हैं, उस बॉडी की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सिमिलर इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एंडोस्कोप्स हैं, अगर हम एडवांस एंडोस्कोप्स की बात करें तो हमारे पास कुछ फ्लैक्सिबल एंडोस्कोप्स भी हैं इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। जैसे ही उस एंडोस्कोप को बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है तो उस कैमरे की मदद से हम उस डिफरेंट पार्ट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एंडोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल था। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।